इस समय मुंबई से लेकर दिल्ली तक गैंगस्टर की दहशत है। सलमान खान को धमकी देने से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, उसके बाद उनके करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता के निशान मिल रहे हैं। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो दिल्ली में 11 गैंग्स ने ऐसा आतंक मचाया है कि दिल्ली पुलिस को ऑपरेशन कवच लॉन्च करना पड़ा है। दहशत के इस खेल में मुंबई पुलिस की बड़ी जीत तब हुई जब शूटर शिव कुमार ने उनके सामने ऐसे ऐसे राज खोले हैं जिससे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आया शूटर शिव कुमार, जिसने बाबा सिद्दीकी को 3 गोली मारी थी, उससे पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक गई है। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एटीएस ने रविवार को बहराइच से नेपाल भागने की फिराक में बैठे शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। उसे शरण देने वाले और नेपाल भगाने में मदद करने वाले 4 और लोग अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। शिव कुमार उर्फ शिवा को मुंबई पुलिस ने जब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने एक के बाद एक कई बातों से पर्दा उठाया। उसने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने उसे सुपारी दी थी और इस तरह उसका ब्रेन वॉश किया कि उसे इस हत्या को अंजाम देने पर कोई पछतावा नहीं है। अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले शिव कुमार से बातचीत की थी और कहा था कि वो भगवान और समाज का काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए बिना किसी घबराहट के काम को अंजाम देना चाहिए। इन बातों का असर शिव कुमार पर इतना हुआ कि उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक शिव कुमार गौतम ने पूछताछ में यह भी बताया कि हत्या के बाद वो अपने साथियों से ज्यादातर वीओआईपी कॉल के जरिए ही बात करता था। जब उसे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के अन्य सदस्यों से बात करने की जरूरत होती थी तो वो अजनबियों से उनके मोबाइल फोन मांगता था और बात करता था। पूछताछ के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गोली मारने के बाद शिव कुमार ने पिस्टल फेंककर टी शर्ट बदली और घटनास्थल के पास घूमने लगा। भीड़ वाले इलाके में 1.5 घंटे तक रहा और पुलिस के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे सबसे बड़ा मकसद बॉलीवुड और मुंबई में दहशत फैलाकर बड़े पैमाने पर गुंडा टैक्स की वसूली करना था। इसलिए अनमोल बिश्नोई ने शिव कुमार से कहा था कि अगर बाबा सिद्दीकी ना मिले तो उसके बेटे जीशान सिद्दीकी को ही उड़ा देना। पूछताछ में शूटर शिव कुमार ने अपने भागने का रूट भी बताया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 1.5 घंटे बाद उसने बांद्रा से ऑटो रिक्शा लिया और कुर्ला पहुंचा। फिर वहां से थाने गया। थाने से एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर देर रात 3 बजे पुणे पहुंचा, जहां उसने सबसे पहले अपना मोबाइल फोन फेंका ताकि उसे कोई ट्रेस न कर पाए। फिर 7 दिन तक पुणे में ही रुका। 7 दिन बाद पुणे से ट्रेन से झांसी पहुंचा और फिर 5 दिन वहां रहा। झांसी से फिर लखनऊ गया और 11 दिन तक लखनऊ में रुका। लखनऊ में उसने नया मोबाइल खरीदा और उससे अपने दोस्तों से संपर्क किया जो उसी के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। जब उसके नेपाल भागने का इंतजाम हुआ तो वो लखनऊ के बहराइच पहुंचा, जहां से 10 नवंबर को भागने वाला था, लेकिन उससे पहले वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शूटर शिव कुमार ने नेपाल भागने का इंतजाम भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए ही किया था। अनमोल बिश्नोई के इशारे पर हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर शिव कुमार ने पूछताछ में यह भी बताया कि सिद्दीकी की हत्या के बाद सभी का प्लान था कि वो पहले उज्जैन जाएंगे, वहां से वैष्णो देवी, फिर उसके बाद देश से बाहर भाग जाएंगे। लेकिन पुलिस की हर जगह छापेमारी शुरू हो गई थी। उसके कुछ साथी पकड़े भी गए थे, इसलिए उसने प्लान चेंज कर दिया था।
शिव कुमार हर तरह की एहतियात बरत रहा था। वो अपने दोस्तों से बात करने के लिए यात्रियों के फोन मांगकर बात करता था। उसने अपने दोस्त अनुराग कश्यप से भी इसी तरह बातचीत की थी और इसी तरह दूसरों से फोन मांगकर वो शूटर शुभम लूनकर और जीशान अख्तर से भी संपर्क में था। मुंबई पुलिस और यूपी एटीएस की तरफ से लगातार 21 दिन तक शिव कुमार को ट्रैक किया जा रहा था। परिवार के साथ साथ उन 45 लोगों को ट्रैक किया जा रहा था जिनको लेकर शक था कि शिव कुमार उनसे संपर्क कर सकता है। आखिरकार पुलिस टीम इस बात को लेकर आश्वस्त हो गई कि शिव कुमार के 4 दोस्त ही उसकी मदद कर रहे हैं। तब छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई और शिव कुमार को दबोच लिया गया। शिव कुमार से अभी भी पूछताछ जारी है, जिसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। अब तक की पूछताछ में ये बात पक्की हो गई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लॉरेंस गैंग ने ही अंजाम दिया है और इस हत्याकांड का मकसद मुंबई पर अपने खौफ के साम्राज्य को कायम करना था, ताकि हत्या का डर दिखाकर मुंबई से अथाह उगाही की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मुंबई से एक के बाद एक कई ऐसे अपडेट्स हैं जो लगातार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितने सारे गैंगस्टर और गैंग वॉर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली पुलिस के सामने कई समय से लंबा बना हुआ है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीके जैन है पूर्व एडीजी महाराष्ट्र के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जल्दी से आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। एक के बाद एक कई अपडेट्स आ रहे हैं। शिव कुमार से बातचीत में क्या कुछ निकला है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए शिव कुमार की जो पूछताछ हुई है उसने पुलिस के भी कई सारे होश उड़ा दिए हैं कि किस तरीके से वह तमाम ऐसे अपराध को अंजाम दिया और उसके बाद कैसे प्लानिंग की गई है। देखिए, दो चीजें साफ हो जाती है इसमें कि एक बात तो है कि जो अब तक डाउट लग रहा था कि शायद इस पे मामले में लॉरेंस बिश्नोई है या नहीं है, अनमोल बिश्नोई है या नहीं, कम से कम पुलिस को इस बात पर पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि हाँ, इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई का ही पूरा हाथ है। अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, लगातार संपर्क में था, लगातार बातचीत किया के जरिए, और उसी ने ब्रेन वॉश इसका शिव कुमार का किया था कि तुम्हें इस काम करना है, धर्म के नाम पर, तमाम नाम पर उसे एक बरगलाने का काम किया था, जिसकी वजह से शिव कुमार गौतम तैयार हो गया। और सबसे खास बात देखिए कि अब पकड़ा भी गया है तो उसे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उसने कोई गलत काम किया है। वो मानने को तैयार नहीं, कोई गलत काम किया, उसको लग रहा है उसने सही काम किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात हत्या की वजह जो अब तक समझ में आ रही है वह जाहिर सी बात है बॉलीवुड में दहशत पैदा करना, क्योंकि दो चीजें समझ में आई कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई है वह सिर्फ इसलिए की गई है सलमान खान और साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम जो उसका संबंध था, इसके वजह हत्या करने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी तक जांच पड़ताल और तेज कर रही है। हालांकि यह सब बयान जो बता रहा हूं यह शिव कुमार गौतम के हवाले से जो पुलिस को पास आई है, जो पुलिस जांच पड़ताल में आई है, तो पुलिस इस मामले पर बड़े तेजी से जांच पड़ताल कर रही है। दो बड़ी चीजें और जानकारी बता दो इस मामले पर। एक बड़ी आई है कि जैसा कि यह हत्या करने के बाद यह शख्स जो शिव कुमार गौतम से उज्जैन और वैष्णो देवी जाना था, अब आपको लगेगा कि शायद उज्जैन और वैष्णो देवी क्यों जाना था, वो इसलिए जाना था कि उसे वहां पर उस जो पैसा देने की बात थी, उसे पैसा देने के लिए वहां पर कहा गया था कि वहां पे जाओगे पहले उज्जैन, फिर पहले उज्जैन में पहली किस्त मिलेगी पैसे का, उसके बाद दूसरी जो हत्या की जो किस्त है वह वैष्णो देवी जाके मिलेगा। लेकिन किससे मिलना है वहां पे उस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। वो कहा गया था कि तुम वहां पहुंचो और वहां पहुंचने के बाद शख्स कोई तुम्हें कांटेक्ट करेगा, उसके बाद पैसा तुमको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। उसके पहले ही वो पुणे से फिर वो झांसी और लखनऊ और उसके बाद बहराइच भाग गया। और जैसा कि पता है, लेकिन इस पूरे मामले पर बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है। दूसरे दो चीज बड़ी जानकारी और भी है कि देखिए, कोई हत्या करने के बाद मोस्टली वहां से भागने का फिराक में रहता है, लेकिन वो भागा नहीं, वह वहां पे मौजूद था, करीबन 1.5 से 2 घंटे मौजूद था, अपने जो शर्ट बदल कर टी शर्ट में आ गया था और ताकि उसी भीड़ में मौजूद होकर लगातार देख रहा था क्या क्या हुआ और उस हिसाब से फिर उसने काम किया है। तो एक समझिए कि और सबसे खास बात है कि अनमोल बिश्नोई से लगातार संपर्क में था, लगातार बातचीत कर रहा था। तो ये जानकारियां लगातार पुलिस के पास है। पुलिस लगातार हालांकि इस मामले पर क्रॉस चेक कर रही है। ऐसा नहीं कि शिव कुमार गौतम जो कह रहा है वही सही मान रही है, तो कोर्ट में सबूत देने पड़ेंगे। उस हिसाब से पुलिस और जांच पड़ताल तेज की हुई है। और सबसे खास बात है कि अभी जीशान अख्तर जो कि मेन उसमें जो अक्यूज एक है शुभम लोनकर, वह अभी भी फरार है, वह पकड़े जाएंगे तो और दूध का दूध पानी का पानी पुलिस के सामने होगा। लेकिन धीरे धीरे करके कई ऐसे खुलासे अभिषेक जो सामने निकल कर आ रहे हैं। पीके जैन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। पीके जैन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी
कि एक के बाद एक खास तौर पर मुंबई में सेलिब्रिटीज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। पहले सलमान खान को, फिर आप देखिए शाहरुख को भी इस चीज़ को लेकर धमकी मिली थी। उसके बाद अक्षरा का भी नाम, जो भोजपुरी एक्ट्रेस है, उसका सामने आ रहा है। क्या कहा जाए कि जो दशकों पहले एक पैटर्न देखने को मिलता था कि टारगेट किया जा रहा है, सेलिब्रिटीज को डराने की कोशिश की जा रही है, उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है, अक्षरा से रंगदारी भी मांगी गई है, क्या ये पैटर्न दोबारा से डेवलप होता नजर आ रहा है और ऐसा क्यों? कंचन जी नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे इस शो पे बुलाया। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट ओपिनियन है इसके बारे में कि हम इन चीजों को जरूरत से ज्यादा पब्लिसिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से नए नए अलेजेड शूटर पैदा हो रहे हैं। एक तो वो जिस माध्यम का उपयोग करते हैं, किसी ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा, किसी ने पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन पे मैसेज भेजा, ये सारे जो है वो गैंग का ऑपरेट करने का तरीका नहीं है। ये सारे होक्स कॉलर्स हैं। उसमें से शाहरुख खान वाले केस में एक व्यक्ति पकड़ा गया है, सलमान के केस में दूसरा व्यक्ति उसका पता चल गया है, अब ये तीसरा कोई जिसने ये मोहतरमा को अभी जो धमकी दी है लेटेस्ट, इसका भी पता चल जाएगा। पर ये सारे फेक प्रोफाइल्स हैं, ये सारे फेक लोग हैं। प्रोफाइल में फेक नहीं कहूंगा, ये फेक लोग हैं, ये होक्स कॉल करते हैं और सिर्फ क्योंकि उनको प्रसिद्धि मिलती है। आप माध्यम में बार बार इन चीजों को दिखाया जाता है कि शाहरुख खान को धमकी मिल गई, सलमान को 2 4 5 धमकी मिल गई। तो मुझे लगता है कि अगर लोकल पुलिस जो है इस चीजों को, मीडिया को पब्लिसाइज ना करके अपना काम चुपके से करे, जो व्यक्ति ने फोन किया उसको उठाए और उठाने के बाद में अगर उनको प्रसिद्धि देनी है तो दें। लेकिन पहले धमकी देने से क्या होता है, पहले ये प्रसिद्धि देने से दूसरे लोगों को एक तो इंसेंटिव मिलता है कि देखो फलाने ने किया था, मैं भी देखिए शायद इसमें छूट जाऊंगा और बाद में कोई और बहाना बना दूंगा वगैरह। तो इस तरह की चीजें जो है, मुझे लगता है कि ये कोई जेन्युइन धमकी नहीं है। और दूसरी बात है कि किसी नए गैंग के सलमान खान के घर के ऊपर ये केस में बाबा सिद्दीकी को मारा गया, आरोपी पकड़े गए, हालांकि एविडेंस प्रैक्टिकली जीरो थी। उसके बाद भी मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से पुलिस ने तफ्तीश की, पूरा इन्वेस्टिगेशन को अभी यहां तक लेके आए, तो एक बहुत बड़ी ठीक है, तो देखिए बाबा सिद्दीकी की तो को लेकर जो जमाने की कोशिश करेगा उसको एक बड़ा पीके जैन जी, ऐसी थ्रेट कॉल से आपको नहीं लगता कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जो एक वक्त पर सेफ्टी के लिए जानी जाती थी, जिसको लेकर हम हमेशा चर्चा करते थे कि वहां पर विमेन सेफ्टी का माहौल काफी अच्छा है और ऐसे भी सुरक्षा के काफी इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लोग कहते हैं 10 बजे के बाद मुंबई जगता है, लोग वहां पर वो कल्चर नहीं है जो कल्चर बाकी जगह देखने को मिलता है, वहां सेफ्टी इतनी ज्यादा है। लेकिन अगर उसी आर्थिक राजधानी, अगर उसी सपनों की नगरी मुंबई में इस तरह की थ्रेट कॉल्स आएंगे, तो ये सेलिब्रिटीज के साथ साथ उनके फॉलोअर्स, उनके फैंस में भी एक बहुत बड़ी निराशा का मैसेज कन्वे करते हुए नजर आते हैं। माना कि ये होक्स कॉल हो, लेकिन एक मन में जो डर तमाम फैंस को, उनके फॉलोइंग को रह जाता है और इन सेलिब्रिटीज को भी कि इनके काम अफेक्ट होते हैं, इनका रूटीन अफेक्ट होगा, उस डर को कैसे हटाया जाए? देखिए, किसी भी कॉल से, कंचन जी मेरा ये, मैं सीरियस ऑफिसर हूं, किसी भी कॉल से ये पता चल जाता है कि सीरियस कॉल है या होक्स कॉल है। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, जिस भी व्यक्ति को थ्रेट आती है उसको प्रॉपर सिक्योरिटी दे दी जाती है, चाहे वो सुओ मोटो पुलिस की तरफ से दी जाए या उस व्यक्ति विशेष द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद में दी जाए। अभी सलमान खान की जो सिक्योरिटी है वो काफी बढ़ा दी गई है, शाहरुख खान और ये सब लोग प्रोटेक्टेड लिस्ट में है, इनके खुद के पास में अपनी प्राइवेट पर्सनल सिक्योरिटी है, तो किसी को ऐसे घबराने का कोई कारण नहीं है। और ये आजकल होक्स कॉल उठाने के लिए आपने फोन उठाया, कॉल कर दिया, बाद में फोन तोड़ दिया या बोल दिया मेरा फोन चोरी हो गया, या लैंडलाइन पे फोन कर दिया, ये सारी चीजें जो हैं, मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि ये जेन्युइन थ्रेट्स नहीं है। और जिस भी व्यक्ति को कोई धमकी है, पुलिस को अगर खुद से भी पता चलता है उनकी टेक्निकल सर्वेलेंस में, तो उसको भी पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि लोगों को कोई घबराने की बात है। और जैसा मैंने कहा, ये सारे बाहर के गैंग हैं, इनको मुंबई में अपने पैर जमाना, यहाँ पे लोकल ढूंढने, छुपने के ठिकाने ढूंढना, लोकल वेपन छुपाने के ठिकाने ढूंढना, पैसा अरेंज करना, ये सारी चीजें कोई आसान काम नहीं है। इसलिए कोई नया गैंग यहाँ पे इतनी जल्दी पैर जमा पाएगा मुझे लगता नहीं है। पुलिस बहुत 1999 या 97 में जो ये बहुत ज्यादा माहौल हुआ था, यहाँ पे डर का माहौल बना था, तब से लेके आज तक पुलिस बहुत ज्यादा मुस्तैद है, उनके पास में रिसोर्सेज ज्यादा है, टेक्निकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, लोग इस तरह की थ्रेट को समझ के उसको समझने में परिपक्व हो गए हैं, उसको डील करने में परिपक्व हो गए हैं।
तो कोई रीजन नहीं है कि लोग यहाँ पे घबराएं या सेलिब्रिटीज यहाँ पे घबराएं या कोई भी आम नागरिक इस चीज से घबराए। 2 इंसिडेंट हुए, दोनों डिटेक्ट हो गए, लोग पकड़े जा रहे हैं। तो इसी से लोगों को विश्वास बैठना चाहिए कि अगर कुछ इस तरह की वारदात की धमकी दी जाएगी या कार्रवाई कोई आगे कोई कार्य करेगा लोगों को घबराने का, तो उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होगी। मेरा पक्का अटूट विश्वास है कि इस तरह के केसेस को एक्चुअली ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, इसको हम लोगों ने डाउन प्ले करना चाहिए। किसी ने कॉल किया, पकड़ा गया, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। अब हम उसको कई दिन तक चलाते रहेंगे तो छुट भइये जितने हैं उनको फिर थोड़ा प्रोत्साहन मिलने लगता है कि चलो हम भी कॉल कर देते हैं, शायद हम नहीं पकड़े जाएंगे। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, वो ओवर स्मार्ट समझता है अपने आप को सिस्टम से, लेकिन वो होता नहीं है। सिस्टम कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेता है और मेरे को लगता है कि इसमें एक अच्छी सजा भी उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो इस तरह के कार्य करता है, ताकि बाकी पीके लोगों को जैन सबक जी, मिले कि वो ठीक है, माना वो होक्स कॉल्स हैं, उनको सिस्टम पकड़ रहा है, लेकिन शिव कुमार का क्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या, जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जेल में बैठा शख्स ऑपरेट करता है, कैसे उसके गुर्गे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बिश्नोई गैंग का गुर्गा बहुत बढ़ता जा रहा है। कनाडा का मामला आपके सामने है, कुछ कहते हैं कि दुबई तक उसका नेटवर्क और नेक्सस जो है वो फैला हुआ है। इसको पकड़ने में क्या कोई ऐसा लूप है जो मिस हो जाता है? ये चेन को कौन बांध कर चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले आप ये समझें कि लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कहीं भी लॉरेंस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रहा। अनमोल बिश्नोई के साथ में इन शूटर्स की बात हुई है, उसके टच में थे, ये बात सही है। अनमोल बिश्नोई देश के बाहर बैठा हुआ है। हमारे देश की सरकार बहुत कोशिश करने के बाद कुछ ऐसे रोग स्टेट्स हैं बाहर, कनाडा हो गया, पाकिस्तान हो गया और कई कंट्रीज हैं जहां पे लोग जाके बैठ जाते हैं और वहां से ऑपरेट करते हैं और वहां की सरकारें हमारे को कोऑपरेट नहीं करती, तो उनको यहां लाने में समय लगता है या हम ला ही नहीं पाते उन लोगों को। इसलिए वो एक ड्रॉबैक या सिस्टम में कहीं लूप होल जरूर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जो बोले कि जेन्युइन पब्लिक में डर है या सेलिब्रिटी डर जाएंगे या उनके जो फैंस हैं वो डरेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर द सिंपल रीजन कि देखिए, इंसिडेंट पहले भी होते थे, आज भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। टारगेटेड किलिंग्स पहले भी हुई थी, आगे भी होंगी। लेकिन एक जनरल जो डर का माहौल है पब्लिक में, वो मेरे हिसाब से नहीं है और ना ही पब्लिक में होने का कोई कारण है, क्योंकि नया गैंग यहाँ पे पांव जमा नहीं पाएगा और ये इक्का दुक्का किलिंग करके वो कोशिश करेंगे यहाँ पे वसूली करने की, वो मार गिरा दी जाएंगी। पुलिस, जैसा मैंने कहा, उनके पास में टेक इंटेलिजेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज पहले से कहीं अच्छे हैं, तो इसलिए पुलिस कहीं कम पड़ेगी अपने काम में, मुझे ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल, और लगातार क्योंकि देखिए हत्या के बाद एक ना एक कोई ना कोई अपडेट इस पर सामने आ रहा है। अभिषेक, एक इस वक्त क्या माहौल है? जैसे कि अक्षरा को भी, जो भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा है, उनको भी धमकी मिली है, रंगदारी के लिए पैसे मांगे गए हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट लगातार कोट किया जा रहा है। तो एक के बाद एक जो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, क्या ये कहा जाए कि आने वाले समय में केसेस पर रोकथाम होगी या ये केसेस और बढ़ते ही चले जा रहे हैं? पहले सलमान खान, फिर शाहरुख खान, फिर अक्षरा। बिल्कुल, देखिए कंचन, एक बात और समझना होगा, जैन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है और जैन साहब इसको और थोड़ा सा मेरी बातों को और एक्नॉलेज भी करेंगे और उसमें कुछ कहेंगे, सजेशन भी देंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, इस पूरे मामले पर लेके बड़ा मुद्दा देखिए ये है कि आप देखिए जितने भी लोग फोन कर रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम ऐसे चीजें सामने आई है कि वह लोग किसी और का फोन ले रहे हैं। इसमें देखिए कि जो अभी जो फैजल से जो गिरफ्तार हुआ है, जो कनाडा से गिरफ्तार हुआ, जिसने की धमकी दिया था सलमान खान को, कि जो धमकी दिया हुआ था, जिसने गाना लिखा हुआ था, खुद वो म्यूजिक का डायरेक्टर अपने आप को कहता है, गाना गाया भी है उसने, तो आप समझिए कि उसने किससे फोन किया? किसी और का। राह चलते हुए किसी आदमी का फोन लिया, कहा कि मुझे इमरजेंसी में फोन करना है, और उस आदमी के पास कोई भी व्हाट्सएप कॉल नहीं था, यानी व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर पाता था क्योंकि नॉर्मल कॉल था, और उसने उसके नंबर से अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, ओटीपी आता है और देकर वो फोन करता है। हैरानी की बात यह होती है कि देखिए यही हालत शिव कुमार गौतम की है। जब वो ट्रेन से सफर करता है या कहीं और जगह जाता है, दूसरे लोगों का फोन लेता है, फोन लेकर लगातार जब भी उससे अनमोल बिश्नोई से कई लोगों से बात करता है। तो यह एक बड़ी चिंता वाली बात है लोगों के लिए कि जब लगातार
लगातार पुलिस भी लगातार कहती है कि अपनी जानकारियां लोगों के सामने ना दें, और वैसे में किसी को अनजान आदमी जिसको आप जानते नहीं हो उसको अपना फोन दे रहे हो और इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, इसको मालूम कितने लोगों की हत्या किया है, और यह एक अपने आप में बड़ी चिंता वाली बात है। वो मुझे लगता है कि इस पे पूरे मामले पर जैन साहब और अच्छे से बता पाएंगे आखिरकार इसको कैसे रोका जाए, या पब्लिक के लिए क्या संदेश है कब कब इस बारे में कि कम से कम पुलिस जाहिर सी बात है उन्हें भी पकड़ेगी, उन्हें भी गिरफ्तार करेगी, अगर जाहिर सी बात है उनका भी नाम इसमें आएगा। ठीक है, बने रहेगा अभिषेक, मैं आऊंगी आपके पास। मुंबई को दहलाने के बाद सितारों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सलमान खान, शाहरुख खान के बाद भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को थ्रेट कॉल मिला है। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। फिल्मी सितारों को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महीनों से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसमें अब तक कई लोग पकड़े भी गए हैं। बीते दिनों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली और अब भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को धमकी मिली है। शाहरुख खान की ही तरह अक्षरा सिंह भी 50 लाख की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अक्षरा सिंह भोजपुरी की सबसे बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती है, जिन्हें 11 नवंबर की रात 1 मिनट के अंतराल पर धमकी भरे 2 कॉल आए। अक्षरा सिंह के मोबाइल पर पहला कॉल 12:20 पर आया। उसके 1 मिनट बाद दूसरा कॉल आया, जिसमें अक्षरा सिंह से न सिर्फ 50 लाख की रंगदारी मांगी गई बल्कि गाली गलौज तक की गई। धमकी मिलने के बाद अक्षरा सिंह ने अपने करीबी दोस्तों के जरिए दानापुर थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस धमकी देने वाले को ट्रेस करने में जुटी है। वहीं सलमान खान को 7 नवंबर को धमकी देने वाला आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया, जिसने धमकी भरा मैसेज मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। आरोपी का नाम सोहिल पाशा है, जो 24 साल का है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि उसका मोटिव मशहूर होना था। आरोपी ने जिस नंबर से धमकी भेजी थी वो वेंकटेश के नाम पर अलॉट है। मुंबई पुलिस जब आरोपी की तलाश में कर्नाटक पहुंची और वेंकटेश का फोन चेक किया तो पता चला कि वो जो फोन इस्तेमाल करता है इसमें व्हाट्सएप नहीं चल सकता है। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि रायचूर जिले में सोहिल पाशा ने मार्केट में घूमते वक्त वेंकटेश नारायण से कॉल करने के लिए उसका मोबाइल मांगा था। पाशा ने OTP के जरिए वेंकटेश के नंबर से अपने फोन में व्हाट्सएप लॉगिन किया और मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज भेजा था, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी तरह शाहरुख को धमकी देकर 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी फैजान को भी पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार कर लिया और अब अक्षरा सिंह को मिली धमकी के बाद उम्मीद की जा रही है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सितारों को धमकी देने की बाढ़ सी आई है वो चिंता का विषय है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद डर का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो दिल्ली से मुंबई लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो एक चिंता का विषय बने हुए हैं, जो चाहे दिल्ली पुलिस हो या मुंबई की पुलिस हो, दोनों के सामने एक बड़ा चैलेंज भी बना हुआ है। और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे, कौन है अक्षरा सिंह, ये भी हमने आपको दिखाया। जैसा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि इन पुलिस के सामने इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो या फिर मुंबई की पुलिस हो, किन चैलेंजेस से जब इस तरह की कॉल्स आती हैं पुलिस के सामने, चाहे वो होक्स कॉल हो या लोगों का कंसर्न रहा हो, तो वो पुलिस देख रही होती है? देखिए, सबसे बड़ी चैलेंज तो यही है कि जैसा अभी आपने देखा कि किसी और का फोन लिया, मैसेज दे दिया या कॉल कर दिया, कि जब भी कोई आपका फोन मांगता है, कॉल कर, फाइनेंशियल स्कैम के लिए भी यूज किया जाता है। नंबर पूछिए, हाथ से डायल करके, अगर किसी को हेल्प करना भी है तो नंबर अपने हाथ से डायल करके उसको फोन दीजिए, ना कि उसको फोन पकड़ा दीजिए। आप फोन किसी को देना नहीं चाहिए जब तक आपको नहीं मालूम कि सामने वाला क्या काम कर रहा है उसके ऊपर। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आजकल टेक्निकली सारी जितनी फोन कंपनीज हैं, उन सभी फोन कंपनीज में नोडल ऑफिसर्स हैं। जैसे ही हम लोग उनके पास में क्वेरी भेजते हैं और उसकी मामले की जो गंभीरता है वो बताई जाती है, तो इमीडिएटली मिनट्स के अंदर ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सामने वाला कौन सा व्यक्ति है, किसके पास है, कौन ओनरशिप है, फोन की डिटेल, सब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, कौन सी जगह से फोन किया गया।
तो इसलिए हमारा काम बढ़ जाता है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है कि जितने ज्यादा होक्स कॉल आते हैं उतना पुलिस का काम बढ़ जाता है। इसलिए जैसे आपने बताया अभी, ये उसको प्रसिद्धि, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को अपने एरिया में दिखाना कि मैंने कॉल किया, देखो मैं बच गया। कोई क्लेम करता है कि मेरा दिमाग खराब था, ये आदमी का आमतौर पे यही एक प्ली लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये पुलिस का काम बढ़ा देती हैं। इवेंचुअली निकलता निकलाता कुछ नहीं है। पुलिस अधिकारी को डे 1 पे मालूम पड़ जाता है प्रैक्टिकली कि कौन सा कॉल वाकई में थ्रेट है, कौन सा कॉल थ्रेट नहीं है। कोई एक आधे केस में ये स्लिप हो सकती है, लेकिन जनरली पता चल जाता है कि इसमें कितनी सीरियसनेस है। तो परेशानी तो है ही पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और इवेंचुअली एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है कि ये कॉल, ये काम जो है इमीडिएटली डिटेक्ट होना चाहिए केस, और आरोपी कौन है वो पकड़ा जाना चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस पुलिस के सामने रहते हैं। ठीक है, बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ दिल्ली से भी लेकर, क्योंकि इस तरह के सवाल लगातार सामने आते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई है, सैकड़ों रंगदारी के कॉल्स आए हैं, कई हत्याएं हुई हैं, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है। और इस डर को खत्म करने के लिए आखिरकार दिल्ली पुलिस जागी है और ऑपरेशन कवच चलाकर बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। दिल्ली में इन दिनों गैंगस्टर्स का आतंक है। छोटी बड़ी 11 गैंग ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। व्यापारी दहशत में, रंगदारी, हत्या, गोलीबारी से हर जगह खौफ का साया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन शुरू किया है। रोजाना होने वाली फायरिंग की घटनाओं के बाद पुलिस ने ऑपरेशन कवच लॉन्च किया है, जिसके तहत रात दिल्ली एनसीआर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की गई। दरअसल दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही थी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे। इसी के बाद पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन कवच के तहत छापेमारी की गई। ये छापेमारी द्वारका, आउटर नॉर्थ, आउटर रोनी, उत्तर पूर्वी दिल्ली, साउथ दिल्ली में की गई है। इसके अलावा दिल्ली के कई दूसरे जिलों में भी छापेमारी कर गैंगस्टर्स के गुर्गों और उनके एसोसिएट्स की धरपकड़ हुई है। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने करीब 12 बदमाशों को हिरासत में लिया है। वांटेड बदमाशों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच समेत स्पेशल स्टाफ और लोकल थाने की पुलिस शामिल रही। हिरासत में लिए गए बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। इस छापेमारी से अलग दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोगी गैंग के शूटर राम निवास मोगली को गिरफ्तार किया है, जो 4 नवंबर को नांगलोई और अलीपुर में हुई फायरिंग में शामिल था। देखिए, 4 नवंबर में जब मोगली ने 2 स्थानों पर दिल्ली में फायरिंग की थी, उसी के बाद से स्पेशल सेल तलाश कर रही थी मोगली की। हमारे पास में इनपुट आया कि मोगली शाहबाद डेरी इलाके के अंदर आ सकता है। सेल की टीम वहां भेजी गई। जब मोगली बाइक पर आ रहा था तो उसको रुकने का इशारा किया गया। रुकने के स्थान पर उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसकी बाइक स्लिप हो गई। उसके बावजूद उसने रुकने के स्थान पर अपने वेपन को निकाल के पुलिस स्टाफ की तरफ फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में स्पेशल सेल के स्टाफ को भी फायरिंग करनी पड़ी और एक गोली मोगली को पांव में लगी है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, काला जठेड़ी, हाशिम बाबा चेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवानिया, टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े शूटर्स एक्टिव हैं, जिन्होंने इन दिनों आतंक मचा रखा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन कवच से लोगों में उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में दिल्ली फिर से सेफ होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में 2 बड़े गैंग्स के सिंडिकेट में गैंग वॉर की भी शुरुआत हो चुकी है, जिससे क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों को सुरक्षित माहौल दे पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। और दिल्ली को लेकर अब चर्चा करते हैं। रजनीश लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए, अभिषेक और जैन साहब भी बने हुए हैं। रजनीश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी क्या है ये ऑपरेशन कवच और किस तरह चलाकर बदमाशों की धरपकड़ तेज की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। जिस तरीके से अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो ताबड़तोड़ कई वारदातों को अंजाम दिया गया है गैंगस्टरों के गुर्गों के द्वारा। उसके बाद जब ये वारदातें ज्यादा बढ़ गई और मीडिया में खबर आई तो उसके बाद पुलिस की किरकिरी हुई, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन कवच चलाया।
ऑपरेशन कवच का मतलब होता है कि कवच की तरह सुरक्षा प्रदान करना। तो ऐसे में इस कवच के द्वारा, ऑपरेशन कवच के द्वारा पूरी दिल्ली में, चाहे वो आउटर नॉर्थ हो, आउटर दिल्ली हो, रोहिणी हो, द्वारका हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो या ईस्ट दिल्ली हो, तमाम ऐसे इलाके जहां पर गैंगस्टर्स और बदमाश ज्यादा संख्या में मौजूद रहते हैं, ज्यादा क्राइम होते हैं, वहां पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और लगातार जो है बदमाशों और जो गैंगस्टर से जुड़े हुए गुर्गे हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। इसी ऑपरेशन कवच के तहत अब से कुछ देर पहले ही शारदा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी प्रशांत गौतम ने 19 जो पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया, क्योंकि उनके इलाकों में या उनकी बीट्स में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और क्राइम बढ़ने को लेकर वो उस क्राइम पर अंकुश नहीं लगा पाते। इसके चलते 19 पुलिस कर्मियों को, जिसमें हेड कांस्टेबल और एएसआई थे, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, उनका सख्त निर्देश है तमाम जिले के डीसीपीज और जो रेंज के जो जॉइंट डीसीपीज हैं उनको साफ तौर पर ये निर्देश है कि अपने अपने इलाकों में जो भी बदमाश है उसकी धरपकड़ करें, किसी गैंगस्टर के साथ है तो किस तरीके से वो उसके लिंक में आया और किस तरीके से गैंगस्टर्स उसको हिदायत देता है वारदातों को अंजाम देने को लेकर। तो ये कवच जो है वो चलाया जा रहा है ताकि जो दिल्ली वासी है उसको एक सुरक्षा का माहौल दिया जा सके। पिछले दिनों जिस तरीके से ताबड़तोड़ वारदातें हुई, उसके बाद न सिर्फ आम लोगों में बल्कि व्यवसायियों में भी खासा डर का माहौल था। उसी डर को खत्म करने के लिए ऑपरेशन कवच कल देर रात से चलाया जा रहा है। कल देर रात को भी इन तमाम जिलों में रेड्स की गई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ हुई और कई लोग, जो 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग थे, उनको पूछताछ में पता चला कि वो तमाम टिल्लू ताजपुरिया, गोगी गैंग, नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई, हिमांशु भाऊ, काला जटेरी, दीपक बॉक्सर, ये तमाम गैंग से जुड़े हुए जो लोग थे उनको हिरासत में ले लिया और लगातार उससे इस समय भी पूछताछ चल रही है। ठीक है पीके जैन साहब, जैसे कि महाराष्ट्र में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि होक्स कॉल आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में तो तस्वीरें फायरिंग की भी देखने को मिली है। दिल्ली में शोरूम्स के बाहर, बिजनेस टाइकून्स के बाहर, रियल एस्टेट डेवलपर्स के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, कार शोरूम के बाहर लोग फायरिंग कर रहे हैं, खुलेआम रंगदारी मान रहे हैं और इसी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में एक डर का माहौल बना हुआ था। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार ऑपरेशन कवच चलाया गया है जो काफी कामयाब होता भी नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है तो ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है। कंचन में मैंने शुरू में आपको बताया था कि किसी भी गैंग को कहीं पांव जमाने के लिए एक उपजाऊ मिट्टी चाहिए। तो ये सारे गैंग जो आपने जो अभी जो रजनीश नाम ले रहे थे, ये सारे गैंग नॉर्थ इंडिया बॉर्न गैंग्स हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी इस जगह पे ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे इनके शूटर्स हैं, यहाँ पे इनको सपोर्ट सिस्टम है, छुपने की जगह है, इनके एसोसिएट्स हैं उस जगह पे, तो इसलिए वहां पे ये लोग ऑपरेट करते हैं। और नॉर्थ इंडिया की थोड़ी कल्चर भी थोड़ी वायलेंट है, इन द सेंस कि इतनी ज्यादा जो आपको वायलेंट कल्चर आपको महाराष्ट्र जैसे या गुजरात जैसे राज्य में नहीं मिलेगी। इसलिए इसके लिए करना क्या चाहिए, जैसे मुंबई में किया गया था 1997-98 के दौरान, कि स्पेशल टीम्स बना के क्राइम ब्रांच की तरफ से या एंटी एक्सटॉर्शन सेल बना के वहां पे उनको स्पेसिफिकली इसी काम से लगा देना चाहिए कि इन लोगों को पकड़ा जाए और इनके केसेस को फॉलो करके उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाया जाए, ताकि एक तो ये लोग पकड़े जाएं, जेल में रहें, और दूसरा जब भी इनका कन्विक्शन का रेट बढ़े। ये दो ही चीजें हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम है कंट्रोल हो सकती है। महाराष्ट्र में जब एमसीओसी नया इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में, तो उसके बाद में कन्विक्शन रेट 92-93% था। जो आरोपी एक बार पकड़ा गया वो 4-5 साल से पहले तो उसको बेल नहीं मिलता था। बेल मिला तो उसको कन्विक्शन उसका बहुत कंफर्म रहता था। तो यही एक तरीका है को कंट्रोल करने का और लोगों में विश्वास पैदा करने का। ठीक है, सलमान, शाहरुख, अक्षरा, उसके बाद एक तरफ जहां मुंबई में सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खासतौर पर दिल्ली की अगर बात की जाए तो बिजनेस व्यापारियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, खबरें लगातार जारी हैं।